नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी ने बीती रात फिर से कुछ हलचल देखने को मिली है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली से हेलीकॉप्टर भेजकर बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक ये बुलावा भेजा है। यूपी में फिर से सियासी हलचल इसी के साथ तेज हो गई। इस मुलाकात में संभवतः संगठन को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में मुलाकात करने के बाद बीएल संतोष और 21 और 22 जून को फिर से वो लखनऊ का दौरा करने वाले हैं। यानी कि इस बैठक के बाद अब लखनऊ में भी हलचल तेज होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार संजीव, जिस तरीके से हलचल, सियासी हलचल देखने को मिल रही है बीते कुछ दिनों से लगातार, आज अब तो पार्टी हाईकमान ने संगठन मंत्री तक को बुला लिया, प्रदेश अध्यक्ष को भी बुला लिया। क्या इसको जिला पंचायत चुनावों से जोड़ करके देखा जाए या फिर इसको अन्य किसी चीज से और जोड़ करके देखा जा सकता है? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम भले ही सर्द हो लेकिन सियासी तपिश बढ़ गई है। बीती रात जब उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन सुनील बंसल को हेलीकॉप्टर भेजकर दिल्ली बुलावा भेजा गया, तब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो जातिगत आंकड़ों के आधार पर कैसे जातियों को साधा जाए, इस पर चर्चा हुई होगी देर रात उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और महामंत्री सुनील बंसल से। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें पूजा, तो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। 403 विधायक उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं सियासी रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करे। लेकिन जिस तरीके के सर्वे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे सामने आया, उसमें लगभग 100 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दी। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन की स्थिति में है। बीएल संतोष पिछले 3 दिनों लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहे थे। अब 21 और 22 जून को राजधानी लखनऊ फिर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं, संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार की, ये तमाम जो चीजें हैं फिर से दोबारा मुंह उठाने लगी है पूजा। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि इन बैठकों के बाद आमूलचूल परिवर्तन क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने जाना और समझा कि किस तरीके से सूबे में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। आकस्मिक दौरे चल रहे हैं, तो दौरे का जिक्र हो रहा है तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलिया और वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम का हेलीकॉप्टर गोरखपुर से चलकर सुबह करीबन 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बलिया पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरने वाला है। यहां से वो सीधे जिला अस्पताल जाने वाले हैं, जहां सीएम योगी कोविड और नॉन कोविड वार्ड के अलावा बच्चों के पीकू वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा ले सकते हैं। इसके बाद सीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण भी करने वाले हैं। निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद के अलावा जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हो सकती है, जिसके बाद सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? वाराणसी में सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या शेड्यूल आया है? देखिए पूजा, जहां सीएम को पहले हेलीकॉप्टर से उतरना है, मैं वहीं पे इस समय मौजूद हूं। ये लगभग वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर है हाथी बाजार। इसके ठीक पीछे हेलीपैड बना हुआ है और सीएम यहीं पे आएंगे थोड़ी देर में, लगभग 3:40 पे आएंगे। उसके बाद वाराणसी की जो समीक्षा बैठक होगी वो करेंगे। उसके बाद कन्वेंशन सेंटर जो जापान और भारत का मैत्री संबंध बनाने के लिए मजबूत उसको बनाया गया है, उसका निरीक्षण करेंगे। तदोपरांत वो जो फ्लाईओवर आशापुर में बना है वहां जाएंगे। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि पूजा बड़ी बात यह है, इसको प्रधानमंत्री के हाथों ही उद्घाटन इसका होना है। तो मुख्यमंत्री लगातार ताबकतोड़ दौड़ा करके इसका निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि प्रगति कार्य में कितनी तेजी से है और कब तक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे।
पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाएगी, उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल। इस दौरान क्या किसी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री धर्मेंद्र? बिल्कुल, हाथी बाजार जो सीएससी है, सीएससी में 50 बेड का आईसीयू वार्ड बन रहा है। चूंकि तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन कमर कस रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कवायद कर रही है। इसको लेकर समीक्षा बैठक लगातार चल रही है और जो बनारस में ऑक्सीजन सेंटर है, ऑक्सीजन का एक प्लांट है, उसका भी उद्घाटन आज सीएम के हाथों होना है। तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है। तो सीएम का जो दौरा है लगातार ताबक तोड़ हो रहा है, ये तीसरी लहर को लेकर वाराणसी में जो विकास कार्य है उनको लेकर हो रहा है। तो कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण आज का दौरा होगा, चूंकि जो विकास कार्य है सीएम के पीएम द्वारा लोकार्पण किया गया था, उसमें क्या गति आई है और क्या स्थिति है आज की डेट में, किन लेवल पे ग्राउंड पे काम चल रहा है, सारी चीजों को खंगालने का प्रयास करेंगे। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो धर्मेंद्र चौबे जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे और वाराणसी में तमाम परिस्थितियों का जायजा और निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं आज मुख्यमंत्री बलिया दौरे को लेकर सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, तो सीएम किस बात का निरीक्षण करेंगे? कोई विकास ही सरकार में हुआ होगा, उसको तो देखेंगे। बलिया 3 साल से घनघोर बारिश और बाढ़ से डूब रहा है। जहां बाढ़ नहीं है, बीच के गांव भी बारिश से डूब जा रहे हैं, फसलें चौपट हो गई। विधानसभा में मैंने उसको हर साल उठाता हूँ, 2-2 बार, 3-3 बार। आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी बारिश हो गई, बलिया के अधिकार शहर अधिकार से गाँव में हुए। अभी कटहल नाला जो मोर प्रवेश वाला है वो टूट गया, माझी का पुल टूट गया। तो वहीं कोरोना के टीके को लेकर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी जानकारी के बाद शासन ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासन की तरफ से निर्देशित किया गया कि इस निर्देश में ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थान है वहां पर टीके को लेकर कुछ शरारती तत्व अफवाहें फैलाकर टीकाकरण अभियान में बाधा डालना चाहते हैं। इसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश हित में टीकाकरण बेहद ज्यादा जरूरी है। अफवाहें फैलाने वालों को तत्काल चिन्हित किया जाए, उन्हें समझाया जाए ये टीकाकरण उन सब के लिए बेहद जरूरी है। इससे लोग कोरोना से सुरक्षित हो सकेंगे। इसके बाद भी अगर लोग बाधा उत्पन्न करें तो सख्ती से निपटा जाए। वहीं योगी सरकार के फैसले ने राज्य में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग दोनों की सूरत तब्दील कर दी है। गन्ना किसानों को भुगतान का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने पत्रकारों के साथ वर्चुअल संवाद में कहा कि अब तक 45,44,000 से ज्यादा गन्ना किसानों को सरकार ने 1,37,518 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया है। ये बसपा सरकार से 2 गुना और सपा सरकार के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। बसपा सरकार में गन्ना किसानों को 52,131 करोड़ रुपए का कुल भुगतान हुआ था, जबकि सपा सरकार के 5 सालों में गन्ना किसानों को 95,215 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था। मंत्री सुरेश राणा ने यह भी बताया कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के 10,661 करोड़ के बकाया को भुगतान भी योगी सरकार ने ही किया है। प्रयागराज में कर्नलगंज थाना क्षेत्र के मनमोहन पार्क के पास बुधवार शाम को कार सवार युवकों ने स्कूल प्रबंधक रजनीकांत शुक्ला का अपहरण किया था। सरेराह हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए करेली इलाके में कार को रोक लिया और फिर अपहरणकर्ता को पकड़ते हुए अगवा हुए प्रबंधक को भी छुड़ा लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रबंधक ने नौकरी लगवाने के लिए पैसा लिया था और 13 लाख रुपए वापस न करने पर घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने पैथोलॉजिस्ट शिव नारायण पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके भाई भतीजा समेत अन्य लोगों की तलाश चल रही है। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के फेक ऑफिसर बन के इस वारदात को इन तमाम लोगों ने अंजाम दिया था, जिनको आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो वहीं प्रयागराज में सरेराह गुंडा राज चल रहा है। दिन दहाड़े बीच चौराहे से बंदूक की नोक पर दबंगों ने युवक का अपहरण किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर के घर जमकर हर्ष फायरिंग हुई है, जबकि हाईकोर्ट ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है। ताबड़तोड़ फायरिंग और अपहरण का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाइव अपहरण का वीडियो है, दूसरा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उच्च अधिकारियों को एक अवमानना मामले में तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ जानबूझकर आदेश की नाफरमानी करने के कारण कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों से यह हलफनामा मांगा है कि सम्मन मिलने के बाद भी उन्होंने मुख्य स्थायी अधिवक्ता के ऑफिस में अपने निर्देश क्यों नहीं दिए। यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने सैयद अमजद हुसैन की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई करते हुए पारित किया गया। यात्री की ओर से पेश वकील तर्क दे रहे थे कि हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2020 को यात्री को सूचना विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते हुए अनुमति दी थी, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा सका। तो वहीं सूबे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम और उसमें तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अभी तेजी कैसे आएगी, उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को एक अभियान चलाते हुए सबसे पहले वैक्सीनेट होना पड़ेगा। प्रधानों को वैक्सीन लगने पर गांव वालों के लिए ये प्रेरणा होगी। और इसके अलावा मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जाएं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने के लिहाज से समाजवादी पार्टी अब जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। अपनी पार्टी में यह अभियान तो पहले ही उन्होंने चला रखा था, लेकिन दूसरे दलों पर भी उन्होंने अब निगाह डालना शुरू कर दिया है। बसपा से इसका आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी भाजपा के उन विधायकों को भी साइकिल की सवारी कराने की तैयारी में है, जिनके अगले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने लगभग तय हैं। 2022 विधानसभा की कामयाबी के लिए सपा इस बार बड़ी संख्या में दल बदलुओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने गठबंधन के चलते कांग्रेस के लिए 111 सीटें छोड़ दी थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में अब उनके पास अपने लोगों के अलावा बाहर से आए लोगों को टिकट देने का भी विकल्प ज्यादा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन उत्तर प्रदेश में अब काफी नियंत्रण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन मोड में आने के बाद से पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी निचले स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के जिलों में बीते 24 घंटे में 275 संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 67 लोगों की मौत भी हुई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2,90,234 सैंपल टेस्ट में 275 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट के मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और झूठी जानकारी के साथ प्रसारित किया गया। इस पर गाजियाबाद पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है और ताजा घटनाक्रम के हिसाब से इस मामले में ट्विटर पर कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेजा और 7 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। ट्विटर पर आरोप है कि बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने से समाज में गलत संदेश गया और ट्विटर ने इसे लेकर कोई एक्शन तक नहीं लिया, इसे वायरल होने दिया। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही प्रदेश सरकार ने अनलॉक की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 21 जून से अनलॉक की नई गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी। ऐसे में क्या रहेगा खुला और क्या खुलने की इजाजत दी जाएगी, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, सूबे में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा तो अब कारोबार का ग्राफ बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार जुट गई है।
ज्यादातर जिलों में दहाई के आंकड़े में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंचने के बाद अब यूपी में 21 जून से फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट को 50% उपस्थिति के साथ खोलने को अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानों को खोलने की इजाजत भी दी है। उत्तर प्रदेश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। यूपी में 21 जून से लागू की गई नई गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट और होटल को 50% उपस्थिति के साथ संचालन किया जा सकेगा। पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी दे दी गई है। भीड़ वाली जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क को अनिवार्य किया गया है। दुकान या शोरूम में पहले की ही तर्ज पर मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। इन सब के अलावा पर्यटन स्थानों को भी खोलने की तैयारी है। आगरा के ताजमहल समेत सभी ASI संरक्षित इमारतों को खोल दिया गया। आज से एक बार फिर पर्यटक ताज का दीदार कर पा रहे हैं। सरकार लगातार यूपी को धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। ऐसे में सरकार जितनी ही कोशिश कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर रही है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम नियमों की पालना करें, ताकि कोरोना की दूसरी लहर में डिरेल हुई जिंदगी वापस पटरी पर लौट सके। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।